दोस्तों 2003 में हम सब ने देखा कि कैसे इराक के नाम पर हम सबके साथ झूठ बोला गया। वहाँ पर वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन है कहा गया, लेकिन सब झूठ निकला। आज वही हवा ईरान के गिर्द घूम रही है। इजराइल ईरान पर एयर स्ट्राइक्स करता है, ईरान उसका जवाब देता है। फिर अमेरिका ईरान के 3 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पर हमला करता है, उन पर अपनी जदीद टेक्नोलॉजी के B-2 बॉम्बर्स के जरिए उनको तबाह करता है। और फिर ईरान कतर पे मौजूद अमेरिकन एयर बेसिस पर हमला करके उसका जवाब देता है। लेकिन इस सब में ब्लेम सिर्फ ईरान पर है। तो सवाल ये है कि क्या ईरान भी इराक की तरह टारगेट बन चुका है, या इस दफा खेल और भी कुछ कह रहा है। 1979 के इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद से ईरान को दुनिया ने अपने से अलग ही रखा है। हर प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो UN हो, चाहे वो ग्लोबल मीडिया हो, ईरान को एक रोक स्टेट के तौर पर पेश किया जाता है। सैंक्शंस लगाई गई, इकोनॉमी तबाह की गई, यहाँ तक कि अमेरिका के हर प्रेसिडेंट, चाहे वो क्लिंटन से लेके बाइडेन तक हो, सब ने कंटेनमेंट की पॉलिसी इख्तियार की। और अब 2025 तक हालात और भी सीरियस हो चुके हैं। मुस्लिम कंट्रीज भी जैसे पाकिस्तान डिप्लोमेसी और प्रेशर के बीच में फंस चुका है। ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं खमीनी, उनको मीडिया में हमेशा विलेन के तौर पर ही दिखाया जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे इराक वॉर से पहले सद्दाम हुसैन को दिखाया जाता था। सद्दाम हुसैन को शायद उसामा बिन लादेन से भी बड़ा दहशतगर्द दिखाया जाता था। तो क्या ईरान को भी उसी नैरेटिव के जरिए आइसोलेट किया जा रहा है? एक फेमस कोट है कि हिस्ट्री डजंट रिपीट इटसेल्फ, इट राइम्स। 2003 में इराक को इन्वेड किया गया वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन के नाम पर। आज 2025 में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में भी यही आवाजें सुनाई दे रही हैं। चाहे वो CNN हो, चाहे वो BBC हो, या चाहे फॉक्स न्यूज हो, या चाहे आप कोई भी इंटरनेशनल मीडिया उठाकर देखें, सब जगह आपको यही आवाजें सुनाई देंगी जिस तरह की आपको 2003 में इराक वॉर से पहले सुनाई देती थी। हेडलाइंस बन रही हैं कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने से सिर्फ 10 दिन दूर है, और ये हम सुनते आ रहे हैं पिछले 30 सालों। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि हमला करो नहीं तो देर हो जाएगी। लेकिन जो क्रिटिक्स हैं उनका ये मानना है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने 2003 में इराक की जंग भी करवाई थी। बाद में ये वही लोग थे जिन्होंने ये कहकर शर्मिंदगी से माफी मांग ली कि हमारी इंटेलिजेंस गलत थी, इराक में वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन नहीं थे, हमसे एक गलती हुई, हमने मासूम जाने ली, हमने अपने फौजियों की भी जाने ली और हम शर्मिंदा हैं। लेकिन यहाँ पर एक फ़र्क है कि ईरान इराक नहीं है। उसके पास हमास, हिजबुल्लाह जैसी प्रॉक्सीज हैं, के पास मिसाइल्स हैं जो कि हम देख ही रहे हैं। रोज़ रात को हम इजराइल पर जो मिसाइल्स गिरते हैं उनकी जो दहशत है वो हम देख रहे हैं। चाहे वो हाइपरसोनिक मिसाइल हो या चाहे वो बैलिस्टिक मिसाइल हो, ईरान का जो मिसाइल प्रोग्राम है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। और सबसे बड़ी बात, ईरान के पास स्ट्रेटेजिक डेप्थ है, क्योंकि अमेरिका जब जब किसी जंग में गया है हार कर ही निकला है। चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो इराक हो, चाहे वो वियतनाम हो, अमेरिकन ने पिछले 50-60 यानी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से कोई जंग नहीं जीती। और सबसे बड़ी बात, किसी मुल्क पर अमेरिका कब्जा कर भी लेता है, जैसे इराक में किया था, अफगानिस्तान में किया था, स्पेशली इराक में जब उन्होंने किया, तो उसके बाद का जो एग्जिट प्लान है वो उनके पास नहीं होता। ना वो अफगानिस्तान में था, ना वो इराक में था। 2025 में 22 साल बाद इराक में दाइश का कब्जा है, अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा है। दोस्तों ये जो सुपर पावर्स हैं इनको सिर्फ जंग का शौक है। ये जहाँ जाते हैं वहाँ पर जंग खुद ब खुद छिड़ जाती है। अमेरिका को डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स भी मिलते हैं, फायदा सिर्फ अमेरिकन डिफेंस कंपनीज का और नुकसान अरब ममालिक का, मुसलमानों का। और हर मर्तबा एक नया मॉन्स्टर पैदा करके वहाँ से निकलते हैं। दाइश जो मैंने आपको अभी बताया इराक में, या चाहे वो अलकायदा जो सोवियत वॉर के बाद बनी, जिसको बनाने वाला भी अमेरिका था और जिसको पालने वाला भी अमेरिका था। और ठीक 13 साल बाद यही अलकायदा खुद अमेरिका के ही गले पड़ गई। इजराइल की अगर हिस्ट्री हम देखें तो एक जो डॉक्ट्रिन, एक जो पॉलिसी सामने आती है हमेशा से, वो है स्ट्राइक फर्स्ट। मोसाद के अंडरकवर एजेंट्स ने साल हर साल ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया है। लेकिन इस दफा ईरान चुप नहीं रहा, ईरान ने जवाब दिया, और ये जवाब एक नए दौर का सिग्नल है। ईरान की जंग सिर्फ उसकी सरहदों तक महदूद नहीं है, उसकी पावर एक्सटेंड करती है फ्रॉम बेरूत टू पैलेस्टाइन। हिजबुल्लाह, हुतीज, हमास, ये सब मिलकर एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहलाते हैं। क्रिटिक्स का कहना है कि ईरान रीजन को डिस्टेबलाइज करता है, मगर उसके सपोर्टर्स ये कहते हैं कि ये ग्रुप्स आजादी की जंग लड़ रहे हैं। अमेरिका कहता है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन नहीं बना सकता, लेकिन इजराइल जो खुद 80+ न्यूक्लियर वॉरहेड्स बनाकर बैठा है, उस पर तो कोई सवाल नहीं करता। ईरान पर सालों से सैंक्शंस
اس کی اکانومی پر ظلم، اسرائیل کو ایڈ، سپورٹ اور ڈپلومیسی۔ جب غزہ میں اسرائیل 60,000 سے زیادہ لوگوں کو مار دیتا ہے جس میں 15,000 بچے ہوتے ہیں، تب تو امریکہ اس کو کچھ نہیں کہتا، لیکن ایران کا جواب، ایران کی ریٹیلیشن بقول امریکہ کی ایک ٹیررزم، یہ انصاف نہیں، یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہے۔ اسرائیل کی سٹرائکس میں ایران کے سیویلینز مارے گئے، ایران کی سٹرائکس میں اسرائیل کے سیویلینز مارے گئے۔ ابھی قطر پر جو حملہ ہوا اس میں تو کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، لیکن انفراسٹرکچر کا جو نقصان ہے وہ سب کے سامنے ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو کمرشل ایکٹیویٹی قطر میں رکی ہے، دبئی میں رکی ہے، سعودیہ میں رکی ہے، خوف کے مارے، اس کا ایک اچھا خاصا فائنینشیل نقصان ہے، چاہے وہ ایئر اسپیس کے بند ہونے سے ہو یا اوورآل ایک ٹینشن کی صورتحال بننے سے ہو، کیونکہ جب بھی ایران یا مڈل ایسٹ میں کوئی کرائسس ہوا ہے تو پوری دنیا نے سفر کیا ہے، چاہے وہ پیٹرول کی پرائسز ہو، کیونکہ ایران نے اگر اپنے پانی کے راستے بند کیے تو ہم سب جانتے ہیں تیل مہنگا ہوگا، پیٹرول مہنگا ہوگا، گیس پرائسز مہنگی ہوں گی، آمد و رفت میں ایشوز آئیں گے، ایکسپورٹ امپورٹ میں ایشوز آئیں گے، اور جس کا اثر پوری دنیا پر ایونچولی پڑے گا۔ تو یہ صرف مڈل ایسٹ کا کرائسس نہیں ہے، اسرائیل ایران کا کرائسس نہیں ہے، یہ پوری دنیا کا کرائسس ہے جس سے پوری دنیا سفر کرے گی۔ ایک میری پریڈکشن ہے جو آپ سب یاد رکھیے گا کہ اگر ایران کولیپس کرے گا تو ایک اور عراق بنے گا۔ یہ پورے سسٹم کا مسئلہ ہے جہاں پر کچھ ملکوں کو اجازت ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، ان کو ہر بات کی اجازت ہے، اور کچھ ملک صرف برداشت کرنے کے لیے بنے ہیں۔ رولز ہر جنگ میں پاورفل کے لیے ری رائٹ کیے جاتے ہیں، اور جو اصل دام چکاتا ہے وہ عام عوام ہوتی ہے۔ اس جنگ میں اگر سب سے پہلے کوئی مرتا ہے تو وہ ہے سچ، انصاف اور امن۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔